नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा, एक अहम मुद्दा और ऐसा मुद्दा जो तय करता है भविष्य को, न सिर्फ किसी एक घर के, बल्कि वो तय करता है भविष्य को सूबे की और तय करता है देश के तरक्की में। ऐसे में इन मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा नेता मौजूद हैं। माले विधायक संदीप सौरभ। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सादा भाई। संदीप भाई, जो हालात हैं, जिस तरह से बेरोज़गारी एक महामारी का रूप लेती हुई नज़र आ रही है, हर दिन युवा सड़क पर नज़र आ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि सरकार नज़रअंदाज कर रही है इन छात्रों को, या कहें कि उनका ध्यान ही इस तरफ नहीं जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर बेरोज़गारी के पीछे जो मकसद सरकार का है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या हिंदुस्तान के अंदर है और हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा युवा राज्य जो है वो बिहार कहलाता है। तकरीबन 52% से ज़्यादा आबादी जो है वहाँ युवाओं की है। तो सरकार जो है वो युवाओं को नज़रअंदाज करके, उनके बेरोज़गारी के मुद्दे को नज़रअंदाज करके अगर आगे बढ़ना चाह रही है, तो हमें लगता है कि इसके पीछे तो एक बड़ा मकसद है। अगर उस राजनीति की बात करें कि सरकार ये जानते हुए कि युवा को अगर रोज़गार नहीं देंगे तो युवा हमसे नाराज़ रहेंगे और यही युवा सबसे ज़्यादा संख्या में वोटर के रूप में है, तो हमारा नुकसान हो सकता है। इसके बावजूद अगर सरकार ये कर रही है तो हमें लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी समझदारी सरकार की जो है वो यही है कि हिंदुस्तान के युवाओं को सस्ता मजदूर बनने के लिए बाध्य करना चाहती है सरकार। और देश के प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं, कई एक दफ़ा अलग अलग सम्मेलनों में, जो दुनिया के अलग अलग कॉरपोरेट्स की बैठकें थी, जापान में जब जाकर उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ आइए, हमारे मुल्क में आइए, यहाँ बिजनेस कीजिए, हम दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो एक तो ये मकसद है जहाँ पे सरकार बड़े कॉरपोरेट्स के लिए सस्ता मजदूर बनाना चाहती है युवाओं को। और यही कारण है कि हायर एजुकेशन के जो स्कोप थे उनको लिमिट किया गया, कम किया गया। सम्मानजनक रोज़गार जिसमें नियमित वेतन हो, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो, उस तरह के रोज़गार की संभावनाओं को ख़त्म किया गया प्राइवेटाइजेशन और अन्य माध्यमों से। तो एक बड़ा मकसद सरकार का ये है कि चंद कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए वो युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। तो हमें एक तो ये समझ में आता है। बाकी आप सच कह रहे थे कि पिछले 50 सालों से हिंदुस्तान के अंदर इतनी बेरोज़गारी नहीं थी, बल्कि हमने तो ये पढ़ा सरकारी रिपोर्ट में ही कि नौकरियों की संख्या में, टोटल संख्या में कमी ये पहली बार हुई है। ये इस रिजीम में, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, तो नौकरियों की जो कुल संख्या थी उसमें गिरावट, ये तो कभी हुआ नहीं था, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो नौकरियों की संख्या थोड़ी सी बढ़ती जा रही थी। लेकिन नौकरियों की संख्या में, कुल संख्या में गिरावट, ये फर्स्ट टाइम हुआ। जिस तरह की आर्थिक नीति सरकार ने लाई है, वो चाहे आपका नोटबंदी हो, जीएसटी हो, टैक्स बढ़ाना हो, इन सब के चलते आप समझिए कि 46% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउनफॉल हुआ है। 46% जो निर्माण उद्योग था वो कमज़ोर हुआ, बंद हुए हैं। तो देश के अंदर एक तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर रोज़गार तो पहले से ही कम थे, मात्र 8% 7% था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के साथ संकट यह है कि यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोज़गार के अवसर पहले से ही बहुत कम है। यहाँ कोई उद्योग धंधा उस तरह से है ही नहीं। तो यहाँ रोज़गार के लिए जो एकमात्र रास्ता बचता है नौजवानों के पास, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास एकमात्र विकल्प बचता है जहाँ पे सरकार बहाली निकालती है और युवा उसमें भर्ती लेते हैं। लेकिन बिहार में आज के समय में अगर बात करें तो हमने एक मोटा मोटी आंकड़ा निकाला, तकरीबन 10 लाख नौजवानों की संख्या ऐसी है जो विभिन्न बहालियों में न्याय के इंतज़ार में दर दर की ठोकर खा रहे हैं और बेरोज़गार बैठे हुए हैं। आज हमने यहाँ जो बैठक की है, इस बैठक में तमाम बहालियों के अभ्यर्थी आए हुए हैं और किसी का मामला 2011 का पड़ा हुआ है। 2011 में उन्होंने स्टेट क्वालिफाई किया, अब छठे चरण में जाकर के उनकी ज्वाइनिंग होनी थी। लेकिन इस बीच में 19 से 22 के बीच में सरकार ने ज्वाइनिंग लेटर देने से ठीक पहले नया सर्कुलर ला करके, अध्यादेश जारी करके 17 बार उनके नियुक्ति को रोका है। आज उनकी घोषणा होने, आज का डेट था उनका, लेकिन फिर से उनका रोक दिया गया। ये स्टेट 11 वाले की बात है। उसी तरीके स्टेट 19 की बहाली की बात है, पूरा विज्ञापन के खिलाफ सरकार जाना चाहती है।
बीएसएससी का मैटर है। BSSC में फिर वही हो गया, बीएसएससी में एनसीएल को लेकर के पूरा मामले को रोक दिया गया है। 2014 से लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब ये, और ये सिर्फ बहाली की बात नहीं है, बहाली और आयोगों की बात नहीं है, विभागों की सिर्फ बात नहीं है। विभाग और बहाली जो है वो नियंत्रित करता है सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और खुद मुख्यमंत्री। तो जब इनकी मंशा नहीं होगी बहाली पूरा हो जाने का, तो आयोग ऐसे ही करेगा। CMI की रिपोर्ट है जिसमें कि बिहार जो है तीसरे पायदान पर है देश में बेरोजगारी में। कर्नाटक में बेरोजगारी सबसे कम है देश में। और अगर हम पूरे देश की बात करें तो लगभग 1 अरब आबादी ऐसी है जो 15 से 60 साल के बीच की है, जो काम चाहती है, नौकरी चाहती है, जिसमें 40 करोड़ लोग को ही के पास ही कुछ रोज़गार है, वरना 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास रोज़गार नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर जो सरकार का कहा जाए कि जो उदासीनता है, उसको लेकर क्या लगता है कि अब वो समय आ रहा है जो एक बार फिर इतिहास दोहराएगा? संपूर्ण क्रांति का जिस तरह से नारा इसी बिहार की धरती में लगा था, क्या वैसे हालात बन रहे हैं? देखिए, सरकार तो युवाओं को विवश कर रही है कि वो उसी मोड में जाएं। और जो आंकड़ा आप बता रहे हैं CMI का आंकड़ा, उसमें और भी ज़्यादा भयावहता है और ज़्यादा क्राइसिस है। आप समझिए कि अभी तो जो कोविड के दौरान जो चीज़ें हुई, उसमें से जितने लोगों को PF पैसा कटता था उसमें भारी गिरावट आई है। जो नियमित सैलरी वाले लोग हैं उनकी संख्या में गिरावट आई है। तो हर जगह पे रोज़गार की धज्जियां उड़ाई गई। और आज जब नौजवान, वो मैं देखता हूँ दिल्ली में भी है, भाजपा शासित राज्यों में तो वो ज़्यादा है, बिहार में भी वो है। अगर नौजवान जो है वो अपने रोज़गार से संबंधित, अपने बहाली से संबंधित अगर कोई भी मांग उठा रहे हैं, तो सरकार इतनी क्रूरता से पेश आती है। वहाँ पे उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जाती है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, घर वालों की डांट अलग से पड़ रही है बच्चों को। और किसानों से ज़्यादा देश में एक समय किसानों की आत्महत्याएं सुर्खियों में होती थी। आज मैं देख रहा हूँ किसानों से ज़्यादा सुसाइड जो है वो नौजवानों की हो रही है। और अभी अभी हमने देखा कि देश के सामने किसान आंदोलन ने एक मिसाल पेश की है। किसान आंदोलन ने समझाया है कि अगर टिकाऊ आंदोलन हो तो जो सरकार अपने आप को 56 इंच की सरकार कहती है, नहीं झुकेंगे सरकार कहती है, उस सरकार को भी झुकाया जा सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने आज बैठक यहाँ बुलाई थी। और इस बैठक में हमने निर्णय लिया है कि तमाम बहालियों से संबंधित जो युवा हैं और रोज़गार को लेकर के जो लोग भी आंदोलन करना चाहते हैं, इन सब लोगों को लेकर के एक साझा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक साझा मंच बनाया जाए। और उस मंच के माध्यम से आने वाले 9 मार्च को हम लोग पटना में एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं। और उसके बाद माध्यम से एक डिमांड तैयार करके सेंट्रलाइज तरीके से अलग अलग बहालियों का भी और कुछ कॉमन डिमांड भी हम लोग सरकार को देंगे। अगर सरकार नहीं मानती है, अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो आने वाले दिनों में और भी तेज आंदोलन होंगे, सड़क पर हम लोग और ज़्यादा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदीप सौरभ इन्होंने साफ कर दिया है कि युवाओं के मुद्दे पर 9 मार्च को ये लोग एक सम्मेलन करेंगे और ये सम्मेलन युवाओं के रोज़गार को लेकर होगा और बिहार में बढ़ती बेरोज़गारी की मार को कैसे झेला जाए या कहें कि उसके खिलाफ कैसे खड़ा होना है, इस सम्मेलन में ये सब कुछ तय होगा। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को हमारे लाइक करें। धन्यवाद।